देखो, एक ऐसा देश जहां लोगों के पास खाने तक को नहीं थे और गरीबी इतनी थी कि खाना ना मिलने की वजह से लोगों की जान तक चली जाती थी। कोई नेचुरल रिसोर्सेस नहीं और एरिया वाइज इतना छोटा कि लोग जूम करने के बाद भी वर्ल्ड मैप में ढूंढ नहीं पाते हैं। और पॉपुलेशन की बात करें तो एरिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज ये एक ऐसा शहर बन चुका है जो रात में भी नहीं सोता। हर तरफ चमकती थी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बिजी पोर्ट में से एक। और इस शहर ने इतनी तरक्की कर ली कि यहाँ लोग जो है बिजनेस करने आते हैं, काम करने आते हैं। लेकिन आज से 60-70 साल पहले के सिंगापुर को देखोगे तो आप भरोसा ही नहीं कर पाओगे कि ये वही जगह है। उस वक्त सिर्फ एक छोटा सा आइसलैंड था। यहाँ ना तो तेल था, ना सोना था और ना ज़्यादा ज़मीन। यहाँ पर हालात इतनी ख़राब थे कि पीने का पानी भी जो है दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था। उस वक्त बहुत से लोगों को लगता था इस देश का फ्यूचर इतना खास नहीं है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसने सिंगापुर की किस्मत को ही बदल दिया। आज सिंगापुर को दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। ये एरिया वाइज इतना छोटा है कि लोग जूम करने के बाद भी वर्ल्ड मैप में ढूंढ नहीं पाते हैं। फिर भी इनकम, बिजनेस और डेवलपमेंट के मामले में कई बड़े बड़े देशों से आगे है। तो अब असली सवाल ये है, जब किसी देश के पास ना कोई नेचुरल रिसोर्सेस है और ना ही उनके पास ज़्यादा ज़मीन है, तो वो इतना अमीर बना कैसे। हम आज की इस वीडियो में हम सिंगापुर की जर्नी को शुरू से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा आइसलैंड दुनिया के सबसे सक्सेसफुल देशों में शामिल हो गया। साल था 1965 जब सिंगापुर मलेशिया से अलग होता है। और ये आज़ादी कोई सेलिब्रेशन की वजह से नहीं मिले थे, बल्कि मजबूरन की वजह से मिले थे। उस वक्त सिंगापुर के लीडर ली कुन येव ने टीवी पर आकर इस फैसले का अनाउंसमेंट किया। वो बात करते करते उनकी आंखों में आंसू तक आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब इस छोटे से देश की जिम्मेदारी जो है अब उनके कंधों पर है। और उस वक्त हालात बिल्कुल आसान नहीं था। लगभग 70% लोग स्लम्स एरिया में रहते थे। हर तरफ गरीबी ही गरीबी थी। देश के पास ना कोई तेल था, ना कोई सोना था और ना कोई कीमती नेचुरल रिसोर्सेज। बस एक छोटा सा आइसलैंड था, एक पोर्ट था और कुछ कीमती लोग और एक नया सरकार जो जानती थी अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये देश डूब जाएगा। अब शुरू होती है इस कहानी के असली हीरो की एंट्री। ये ना कोई आर्मी जनरल थे और ना ही कोई बिजनेसमैन और ना ही कोई ये फिल्म स्टार थे। ये एक इकोनॉमिस्ट थे, डॉक्टर घो केंग सुई। 1960 के आसपास उन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा जुरोंग के दलदल को एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे। उस वक्त जुरोंग सिर्फ दलदल और कीचड़ से भरा हुआ था। लोगों को लगा यह आइडिया कभी काम नहीं करेगा, इसीलिए लोग इस प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन घो को अपने प्लान पर पूरा भरोसा था और उनके साथ थे एक और इंसान, अल्बर्ट विन सैम्यूल्स, जो नीदरलैंड के इकोनॉमिस्ट थे, जिसे यूनाइटेड नेशन की तरफ से सिंगापुर की मदद करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने सिंगापुर को एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल एडवाइस दी। अगर तुम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी और इन्वेस्टर को अपने यहाँ लाना चाहते हो तो उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाओ जहाँ उनके लिए बिजनेस करना आसान हो। इसीलिए सिंगापुर ने फ्री ट्रेड जोन बनाया और फॉरेन कंपनी को खुलकर इन्वेस्ट करने का मौका दिया। फिर 1961 में सिंगापुर ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया। इसका सिर्फ एक ही काम था, दुनिया भर की कंपनी को सिंगापुर लाना और उन्हें यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए कन्विंस करना। और इसका रिजल्ट हैरान कर देने वाले थे। सिर्फ कुछ ही सालों में जहाँ सिर्फ कीचड़ और दलदल थे, वहाँ 1969 आते आते 180 से भी ज़्यादा फैक्ट्री खड़ी हो चुकी थी और वहाँ पर 20,000 से भी ज़्यादा लोग नौकरी कर रहे थे। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आता है जिसने इस देश की फ्यूचर को जो है हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन क्या हुआ कि बुकिट होस्टवी नाम की बस्ती में बहुत बड़ी आग लग गई और कुछ ही घंटों में हजारों लोगों के घर जो है जलकर राख हो गए और उनके पास रहने के लिए ना जगह बची थी और ना कोई उनका अपना सामान। ये सिंगापुर के लिए जो है एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी। लेकिन सरकार ने इस मुसीबत को सिर्फ एक डिजास्टर की तरह नहीं देखा। उन्होंने इस देश को नए तरीके से बनने का मौका दिया। इससे कुछ ही पहले जो है हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया था। इसका काम था लोगों के लिए अच्छा और सस्ता घर बनाना। फिर 1966 में एक और बड़ा फैसला लिया जाता है, लैंड एक्विजिशन एक्ट पास करती है, जिससे सरकार जरूरत पड़ने पर जमीन को खरीद सकते थे और इसका इस्तेमाल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कर सकते थे। इसके बाद से सिंगापुर पर बड़े लेवल पर अपार्टमेंट और हाउसिंग कॉलोनी को बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरे देश की तस्वीर ही बदलने लगी। 1960 में सिर्फ 10% लोग हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के घरों में रहते थे।
लेकिन सिर्फ 20 साल बाद 1980 में 80% से भी ज़्यादा लोग जो हैं इन्हीं नए फ्लैट में शिफ्ट हो चुके थे। लेकिन सरकार सिर्फ घर नहीं बनाना चाहती थी, सरकार लोगों को एक नया भरोसा देना चाहती थी। एक ऐसा भरोसा, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे पास भी अपना घर होगा, एक बेहतर फ्यूचर होगा, एक बेहतर ज़िंदगी होगी और अपने बच्चों का एक बेहतर फ्यूचर होगा। और धीरे धीरे जो है इन सब फैसलों का असर दिखना भी शुरू हो जाता है। जहां पहले सिंगापुर धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, वहां 1965 के बाद सिंगापुर की ग्रोथ में ज़बरदस्त स्पीड पकड़ती है और देश की इकोनॉमी लगातार तेज़ी से बढ़ने लगी और कई सालों तक दुनिया की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक बन गई। सबसे बड़ा बदलाव लोगों की ज़िंदगी में दिखने लगा। जहां 1965 में एक एवरेज सिंगापुर सिटीजन की सालाना इनकम सिर्फ $500 के आसपास थे, लेकिन सिर्फ 25 से 26 साल बाद यही इनकम बढ़कर $14,500 तक पहुंच गई। सोचकर एक बार देखो, सिर्फ एक ही जेनरेशन में लोगों की कमाई जो है कई गुना बढ़ गई। लेकिन सिर्फ ये किस्मत से नहीं हुआ, इसके पीछे एक क्लियर प्लान था। सिंगापुर ने एक सिंपल रूल फॉलो किया, जो सबसे ज़्यादा कैपेबल होगा वही आगे बढ़ेगा। साथ ही करप्शन के खिलाफ इतने सख्त कानून बनाए गए, अगर कोई नेता या फिर कोई बड़ा मिनिस्टर जो है गलत काम करता है तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। इससे दुनिया भर के इन्वेस्टर का सिंगापुर पर भरोसा और बढ़ने लगा। एक और स्मार्ट डिसीजन लिया गया, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड। इस स्कीम के थ्रू जो है लोग अपनी इनकम का एक हिस्सा कुछ सेव कर सकते थे। बाद में वही पैसा उनके रिटायरमेंट और फ्यूचर में काम आता था, यानी कि देश भी आगे बढ़ रहा था। साथ ही उनके लोग भी। सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर ली कुन यू का मानना था, अगर इस छोटे से देश को इस दुनिया में टिकना है तो उसे सबसे ऑनेस्ट, सबसे एफिशिएंट और सबसे डिसिप्लिन देश में से एक बनना होगा। और अगले कुछ सालों में उन्होंने दुनिया को कर दिखाया कि एक छोटा सा देश भी जो है बड़े सपने पूरे कर सकता है। लेकिन सिंगापुर की कहानी का एक और पहलू भी है, जिसके बारे में जो है बहुत ही कम बात होती है। जब देश ग्रो कर रहा था तब हर एक इंसान को जो है उनका फ़ायदा इक्वल नहीं मिल पाया। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही थी वैसे वैसे अमीर और गरीब के बीच का जो है गैप भी बढ़ रहा था। कई एक्सपर्ट का मानना है कि इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने के लिए उतने बड़े लेवल पर कदम नहीं उठाए गए जितने लोगों ने जो है उम्मीद किया था। यानी सिंगापुर ने बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट तो किया, लेकिन इसका फ़ायदा जो है हर एक इंसान को इक्वल नहीं पहुँच पाया। और यहीं पर जो है एक इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा होता है, क्या किसी देश का सिर्फ अमीर होना ही उसकी सक्सेस की पहचान है, या फिर असली सक्सेस तब होती है जब उस देश का जो है मैक्सिमम लोग उसका फ़ायदा ले सकें। और आज अगर हम सिंगापुर को देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये वही देश था जो अपने बेसिक ज़रूरतों को जो है पूरा करने के लिए भी दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। आज 2025 और 26 में सिंगापुर को दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से ये अक्सर टॉप कंट्री में शामिल होता है। जो देश जो है कभी पीने का पानी तक दूसरे देशों से मंगाता था, आज वही सिंगापुर दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल हब में से एक बन चुका है। बिजनेस, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट के मामले में इनका नाम न्यूयॉर्क, लंदन जैसे शहरों के साथ लिया जाता है। पिछले 60 सालों में सिंगापुर की इकोनॉमी जो है बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ की है। ऐसा जो है दुनिया के बहुत ही कम देश कर पाते हैं।